फ्रेंड्स, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारी गैसेस जो हैं वो फैली हुई हैं। जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, वो गैसेस के मिक्सचर से बनी होती है। दूसरी गैसेस, जिनमें से कुछ गैसेस ब्रेड और केक जैसी चीज़ों को सॉफ्ट बनाने में काम आती हैं, तो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ड्रिंक्स को फिजी बनाने में काम आती हैं। तो कुछ गैसेस जलने के काम आती है जिससे कि हमें हीट मिल सके। यहाँ तक कि हमारे इंजन्स यानी कि जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं और बाकी इंजन्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स, वो गैसेस के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने इससे पहले हीट और टेम्परेचर की स्टडी की थी, जिसे कि हमने थर्मोडायनामिक्स का नाम दिया था। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का कंसिडर करते हैं, जहां पर हम उस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के अंदर मॉलिक्यूल्स, तकरीबन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम गैसेस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन गैसेस की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए अब हमें मॉलिक्यूल्स के माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जाना पड़ेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के। और इस माइक्रोस्कोपिक स्केल की स्टडी को ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, मतलब ये थ्योरी क्या है और किसने इसे बनाया है। देखिए, इसका नाम को जरा गौर से पढ़िए, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक के नाम से ही पता चलता है कि ये जो है मोशन से रिलेटेड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, यानी कि गैसेस जो है वो मूविंग मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी होती है। देखिए, इसको इजी भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1803 की, जॉन डाल्टन की। हमें पता है जॉन डाल्टन एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी दी थी। हालांकि एटम की डिस्कवरी का जो आइडिया है वो ग्रीस और इंडियन फिलोसफी में मिलता है, जैसे कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एटम के नाम से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एटम्स हैं उन्होंने डिफाइन किया है उसको, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न साइंस की, तो 1800 यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, या फिर यूं कह लीजिए कि इसको री इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने। अब देखिए, उस समय जो एटम था उसको बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक माना गया था कि भाई जितनी भी चीजें बनी हुई हैं हमारे आसपास वो सब की सब एटम से बनी हुई है। एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है सबके अंदर, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल होता है वो एक या दो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल भी एटम से बनता है। तो इसका मतलब हमारी दुनिया में जितना भी मैटर बना हुआ है वो सब मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी मैटर बना हुआ है सब कुछ एटम से बना हुआ है। अब देखिए, ये चीज तो हुई थी 1803 के अंदर। इसके कुछ समय के बाद यानी कि 1827 के अंदर एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की दुनिया ही हिला के रख दी। उन्होंने एक्चुअली कुछ पोलन ग्रेन्स लिए थे, यानी कि पोलन के दाने लिए थे, जिसको हम लोग कहते हैं पराग के दाने, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। और उनको क्या किया था कि वाटर के ऊपर उन्होंने बिछा दिया था, एक बिल्कुल पाउडर की तरह, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्रेन्स थे वो एक बहुत अजीब तरीके का मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन जिसको कहते हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये पोलन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चल रही है, हो सकता है उसकी वजह से ये मोशन हो रहा हो। लेकिन बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं कोई भी दान ले लूं, ऐसे पोलन भी ले लूं जो कि डेड प्लांट से आए हैं, उसके अंदर भी मोशन होता है, क्योंकि वो तो डेड है, उसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है, तो फिर ये मोशन कैसे हो सकता है। तो ये मोशन उन्होंने काफी सारे जितने भी ग्रेन्स है उनके अंदर देखा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो मोशन है ये सभी के सब ग्रेन्स के अंदर, सभी सारे के सारे मैटर के अंदर होता है। हालांकि उसकी वजह उन्हें नहीं पता थी, और इस मोशन को ही बाद में नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि इस मूवमेंट के कारण का काफी सालों तक लोगों को पता नहीं चला, लेकिन काफी वक्त निकल जाने के बाद यानी कि द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मोशन करते हैं, ये जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इनका मोशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन मॉलिक्यूल्स की, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। देखिए, मैं जानता हूं कि जो ब्राउनियन मोशन का जो कंसेप्ट है ये फ्लूइड के लिए है, और यहाँ पे बात चल रही थी गैसेस की, तो मैंने यहाँ पर कैसे ले आया खींच के। देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्लूइड पे ध्यान दें या फिर गैस पे ध्यान दें, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल्स के मोशन के ऊपर। जैसे ही किसी फ्लूइड का
टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मोशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो मोशन जो है आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर देख सकते हो, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी मोशन हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज तो रहती है, लिक्विड के अंदर एक चीज तो रहती है, और वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके अंदर ये मोशन सीधे सीधे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब गैसेस के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, और ये है पहला अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि द गैसेस आर फ्री फ्रॉम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जहां पर पहले रखते हैं सॉलिड, फिर रखते हैं लिक्विड और फिर रखते हैं गैसेस। हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसकी जो रेडियस होती है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर की होती है, 1 एंगस्टन की होती है, ठीक है। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि दो जो एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तकरीबन 2 एंगस्टन के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि दो आपके सामने एटम रखे हुए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 एंगस्टन की है, तो सोच लीजिए कितनी कम हो गई, ठीक है। और इस इतनी सी डिस्टेंस की वजह से इन दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से ही ये दोनों आपस में पास पास बंधे हुए हैं। इसलिए क्या होता है कि इनका मोशन इतनी आसानी से आप लोग देख नहीं सकते। जैसे कि एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर लगाऊं, कुछ भी करूं, तो उसके अंदर आने वाला चेंज मुझे नजर नहीं आएगा मेरी आंखों से, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो मोशन है वो दब जाता है। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर आएंगे तो होगा क्या कि ये जो आपका दो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 एंगस्टन का या 5 एंगस्टन का, ठीक है। तो हालांकि रहेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, लेकिन इसका मोशन आप देख सकते हो किसकी मदद से? एक माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। एक अच्छा माइक्रोस्कोप अगर आपके पास हो तो वो मोशन आपको दिख जाएगा। बात करें गैसेस की, गैसेस के अंदर क्या होता है कि दोनों एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 एंगस्टन से भी ज्यादा का हो जाता है। अब ये डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की रेंज ही खत्म हो जाती है। एक चीज याद रखिए कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की रेंज बहुत कम होती है, इसलिए ये तभी अप्लाई होंगे जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, बहुत छोटी हो, ठीक है। लेकिन गैसेस के अंदर ये 10 एंगस्टन से ज्यादा की हो जाती है, तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। और ये बन जाता है काइनेटिक थ्योरी का पहला अजम्पशन कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से फ्री होती हैं गैसेस। नेग्लेक्ट करके हमें चलना पड़ता है, तभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डेवलप हो पाएंगी। अब देखिए, समझिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कह रही है। ये कहना चाह रही है ये थ्योरी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी कंटेनर में किसी गैस को रखते हो तो इसके जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर के कोलाइड करते हैं। कभी हो सकता है कि दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाए पहला मॉलिक्यूल, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके सराउंडिंग से ही टकरा के आ जाए। जिस कंटेनर में आप लोगों ने गैस को रखा हुआ है उस कंटेनर की सराउंडिंग से ही टकरा जाए। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर काफी सारा चेंज आता है, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, एवरेज प्रॉपर्टीज को पढ़ना ही काइनेटिक थ्योरी का काम है, स्टडी करना ही काइनेटिक थ्योरी का काम है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंटेनर में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है तो जब तक वो कोलाइड नहीं करता, मतलब अपनी जगह से कोलिजन की जगह तक जाता है, तो उस पाथ को आप लोग क्या कहते हो? फ्री पाथ कहते हो, ठीक है। इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल का अपना फ्री पाथ होता है, मतलब अपनी एक जगह से चला और कोलिजन से पहले जितना उसने ट्रेवल किया वो फ्री पाथ हो जाता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फ्री पाथ होता है। तो जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो उसको आप लोग कहोगे मीन फ्री पाथ। एवरेज फ्री पाथ जब निकालोगे तो मीन फ्री पाथ कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल चला है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप लोग एक एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, तो वो भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टाइम पीरियड होता है जिसको टॉक कहते हैं हम लोग, वो अपना अपना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जाकर के सराउंडिंग से टकराएगा,
अब देखिए उसके अंदर कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। वो जाकर के जब स्ट्राइक करेगा सराउंडिंग से, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है, जितने एरिया के अंदर वो जाकर के टकराएगा। तो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगा उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मतलब वहां पे क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। और जो एनर्जी है उसका क्या होगा, वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई कुकर जब आप गैस पे चढ़ाते हो तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो वेपर में बदल जाता है, ठीक है। तो उस वेपर यानी कि गैस के जो पार्टिकल है जा जाकर के कुकर की सराउंडिंग से टकराते हैं, ठीक है। और जहां जहां वो टकराते हैं उस एरिया के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस वेपर की मतलब उस वेपर के पार्टिकल्स की जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट बन जाती है। इसलिए जब भी आप कुकर को किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर चढ़ाओगे गैस के ऊपर, लेकिन उसके जो गैस पार्टिकल होंगे, मतलब अंदर के जो गैस पार्टिकल होंगे, वो क्या है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे। और जब एनर्जी एक लेवल से ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, कुकर की सीटी बच जाती है। और उस सीटी के अंदर क्या होता है कि जो आपके अंदर वेपर के जो पार्टिकल है वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि क्या है, कुकर जो है इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका फायदा ये होता है कि इतनी गर्मी क्रिएट हो जाती है कि अंदर की चीज़ पक जाती है, कुकर के अंदर की चीज़। तो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं यही गैस पार्टिकल्स। तो इससे मैं क्या समझ में आया, इससे मैं ये समझ में आया कि जो गैस के फ्री पार्टिकल्स होते हैं वो जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर वॉल्यूम हो गया, ऐसी चीज़ों को मतलब चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम के अंदर चेंज हो जाती है, और उन चीज़ों को पढ़ना, उनको स्टडी करना काइनेटिक थ्योरी का काम है। इस थ्योरी को डेवलप किया था मेनली मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, और भी लोगों का हाथ था वैसे तो, लेकिन ये जो दो लोग हैं वो मेनली काम किया था उन लोगों ने। तो यही चीज़ें उन्होंने इस चीज़ के अंदर स्टडी की थी, और यही हमें धीरे धीरे करके एक एक करके स्टडी करनी है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर टीचर है और बच्चों को बैठा रखा है और बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर। तो वो जो टीचर है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और बच्चे जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। तो जब तक टीचर क्लास के अंदर है, इंट्रामोलिकुलर अंदर है, फोर्स अंदर है, तो वो क्या बांधे रखेगा बच्चों को। लेकिन जैसे ही आपका जो टीचर है वो बाहर गया, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स गया, तो बच्चे क्या है, पार्टिकल हैं, तो वो तो आजाद हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब टीचर नहीं होता क्लास के अंदर तो बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मतलब एक जगह तो बैठते ही नहीं है, एक बेंच से दूसरी बेंच, दूसरी से तीसरी। अब वो जाएंगे तो कोई ना कोई नुकसान भी करेंगे। कभी हम लोग देखते हैं कि डस्टर तोड़ दिया, कभी क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यही काम इन गैस के मूविंग पार्टिकल्स का होता है। तो ये क्या क्या हुड़दंग मचाते हैं जाके, यही हमें पढ़ना होता है काइनेटिक थ्योरी के अंदर। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि काइनेटिक थ्योरी होती क्या है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी आइडियल गैस के प्रेशर के बारे में। यानी कि हम लोग एक आइडियल गैस को किसी पर्टिकुलर स्पेस में या कंटेनर में बंद करेंगे और देखेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे बाकी मॉलिक्यूल से टकराते हैं और सराउंडिंग से टकराते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर को कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी जो साइड है यानी कि भुजा है वो हम लोगों ने स्मॉल a मान ली है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं, यानी कि गैस डाल देते हैं। और वो जो गैस है वो आइडियल गैस है, ये मान के चलते हैं हम लोग। तो उस मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो स्मॉल n मान लिया हम लोगों ने, या कैपिटल N भी मान सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक है। तो इस हिसाब से गैस का जो टोटल मास हो जाएगा यानी कि कैपिटल M होगा, वो m मल्टीप्लाई बाय n होना चाहिए। समझे आप लोग मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है और टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। अब ये जो कंटेनर है या फिर क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, जो भी है, इसका जो ओरिजिन है हम लोग O मान के चलते हैं ये, ठीक है। और इससे 3 डायरेक्शंस निकल रही है हमें पता है, एक है आपकी x में, एक y में, एक z में, ठीक है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स गैस के हम लोगों ने छोड़े हैं उसकी कुछ वेलोसिटी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी हम लोग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को तो लेंगे नहीं, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग RMS कहते हैं, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको कि अभी के लिए हम लोग C कह लेते हैं। यानी कि जो RMS है इसको C मान के चलते हैं कि टोटल मीन जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी सभी मॉलिक्यूल्स की, वो C होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्टेंट टाइम पर अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का
मोमेंटम निकालना हो तो वो कितना होगा, हमें पता है मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। तो अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे पूरे कंटेनर में एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर है, और इसकी जो मतलब गति करने की, मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। और ये जो है सी मोशन से, मतलब सी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये बात हमें मालूम है। तो अब देखिए, अगर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो ये 3 वेलोसिटी के फैक्टर्स में टूटेगा। कौन से 3 फैक्टर्स होंगे वो? एक x, एक y और एक z, क्योंकि 3 डायरेक्शन है हमें पता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 3 फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से, x डायरेक्शन में तो cx जाएगा, y डायरेक्शन के अंदर जाएगा cy, और z डायरेक्शन के अंदर जाएगा आपका cz। ये 3 डायरेक्शन हमें समझ में आती है, ठीक है। तो यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है वो c वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने 3 फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग x और y को तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरफ जा रहा है, x की डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये x की डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये YZ प्लेन से जाकर के टकराएगा, और YZ प्लेन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी? cx होगी, क्योंकि cx वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और उस वक्त इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा m मल्टीप्लाई बाय cx का वेक्टर। m क्या है? उस मॉलिक्यूल का मास है, cx क्या है? उसकी वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ये बात समझ में आती है हमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये एक आइडियल गैस है, एक आइडियल मटेरियल है ये कंटेनर का, तो जब ये जाकर के इस प्लेन से टकराएगा तो ये रीबाउंड होकर के वापस इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसकी वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, इसके मोमेंटम में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल जाकर के इस YZ प्लेन से टकराया और रीबाउंड होके उसी वेलोसिटी, उसी मोमेंटम के साथ इस दूसरी डायरेक्शन में निकल गया। तो इसका मतलब होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से जाएगा, यहां टकराएगा और फिर वापस आएगा, इस प्लेन से टकराएगा, फिर दोबारा इस प्लेन पे टकराएगा, और इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बैक टू बैक जो है स्ट्राइक करता रहेगा। लेकिन जब भी ये स्ट्राइक करेगा, मतलब एक स्ट्राइक करेगा, तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, इसकी कम से कम डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। देखिए, जब ये मॉलिक्यूल यहां से चला होगा और पहली स्ट्राइक इसने की होगी तो उस समय इसका जो मोमेंटम था वो mcx वेक्टर था, ठीक है। और जब स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आया होगा तो उस समय जो इसका जो मोमेंटम रहा होगा वो होगा mcx वेक्टर माइनस के अंदर, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर वन स्ट्राइक इज mcx वेक्टर माइनस, ब्रैकेट में माइनस का mcx वेक्टर, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 2mcx वेक्टर निकल के आएगा। मतलब ये है चेंज इन मोमेंटम। यहां पर मोमेंटम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से 2 हो गया है, मतलब दुगना हो गया है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है। मोमेंटम बढ़ रहा है यानी कि एक मॉलिक्यूल है जिसका कुछ मास है, उसकी वेलोसिटी है, वो बार बार जाकर के स्ट्राइक कर रहा है एक प्लेन पे, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट प्लेन पे, फिर इस प्लेन पे, फिर इस प्लेन पे। तो इसमें क्या होगा कि इस कंटेनर के ऊपर फोर्स भी तो लग रहा है भाई, ये मॉलिक्यूल बार बार जाकर के इसके ऊपर फोर्स भी तो लगा रहा है, तो वो फोर्स कितना होगा? हमारे पास मोमेंटम तो है, तो अब इस मोमेंटम की मदद से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, कहीं पे भी फोर्स लगता है तो वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आने वाला जो मोमेंटम में जो चेंज होता है उसको फोर्स कहते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना, न्यूटन्स लॉ में मैंने बताया था कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में टाइम। ये डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, अपॉन में टाइम है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि फोर्स कितना है। तो मोमेंटम तो है हमारे पास, टाइम कितना होगा? देखिए, टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। ये जो मोमेंटम है एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे जा रहा है, मतलब एक स्ट्राइक में 2 बार कर रहा है कवर, एक बार इस प्लेन पे, दूसरी बार इस प्लेन पे। तो एक बार में एक साइड कवर करता है तो ए, स्मॉल ए, और दूसरी बार में करता है तो फिर से स्मॉल ए, तो यानी कि 2a हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 2a और वेलोसिटी कितनी है? cx। तो हम लोग टाइम को लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू में 2a अपॉन में cx। तो हमारे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है 2mcx अपॉन में टाइम में लिखेंगे 2a अपॉन में cx। cx जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स निकलेगा F इज इक्वल्स टू में m cx का स्क्वायर या फिर c स्क्वायर x अपॉन में a। तो ये है वो फोर्स जो उस मॉलिक्यूल की वजह से उन प्लेन्स पर लग रहा है, YZ प्लेन के ऊपर लग रहा है।
आप समझे मैंने क्या कहा? भाई जो मॉलिक्यूल है वो cx वेलोसिटी के साथ बार बार एक प्लेन से दूसरा प्लेन, दूसरे प्लेन से पहला प्लेन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ x डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर y और z को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल का इस सराउंडिंग से जो कॉलिजन हो रहा है वो टोटली इलास्टिक है। याद रखना, हालांकि 100% इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको आइडियल गैस माना है, इसको आइडियल मटेरियल माना है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ना तो वेलोसिटी में चेंज होगा, ना मोमेंटम में चेंज होगा, ना ही आपका y और z को कोई फर्क पड़ेगा। अब ये तो बात हो जाती है एक मॉलिक्यूल की। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, n मॉलिक्यूल होंगे, तो ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की वजह से लगने वाला फोर्स ये है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप स्मॉल भी मान सकते हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं। इस वक्त इनकी cx वेलोसिटी होगी, याद रखना, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ x डायरेक्शन की बात की है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू में m n cx का स्क्वायर अपॉन में a। तो ये हो जाता है n मॉलिक्यूल्स की वजह से cx वेलोसिटी के साथ yz प्लेन के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब देखिए yz प्लेन के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो yz प्लेन के ऊपर कुछ प्रेशर भी बनेगा इस फोर्स की वजह से। वो कितना होगा? हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू में क्या होता है, हमारा जो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगने वाले फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे एरिया क्या है? yz प्लेन है, ठीक है। अब एरिया हमें yz प्लेन का निकालना है, तो दोनों की जो साइड है वो क्या है? a है, तो a से a को मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर निकलेगा। तो प्रेशर ऑन yz प्लेन, इसको px लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये cx वेलोसिटी के साथ हो रहा है। तो px इज इक्वल्स टू में f अपॉन में एरिया, f की वैल्यू है m n cx स्क्वायर अपॉन में a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो px इज इक्वल्स टू में m n cx का स्क्वायर अपॉन में a क्यूब। तो ये हो जाता है इस yz प्लेन के ऊपर लगने वाला प्रेशर। अब देखिए ये तो बात हो जाती है आपके cx वेलोसिटी की। इसके अलावा दो और फैक्टर है, एक y है और एक z है, यानी कि cy और cz। ये दोनों भी वेलोसिटी हम लोगों ने तोड़ा था, इसको याद होगा आपको। तो xy प्लेन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरफ है, इस पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? पी वाई इज इक्वल्स टू में एम एन अपॉन में ए क्यूब। तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे सी एक्स की जगह सी वाई का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से प्रेशर ऑन एक्स जेड प्लेन कितना होगा? पी जेड इज इक्वल्स टू में एम एन अपॉन में ए क्यूब, ऐसा ही रहेगा, और सी जेड का स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों प्लेन के ऊपर लगने वाले हमारे सामने प्रेशर निकल आते हैं। अब हमें पता है कि जो पास्कल्स लॉ है उसके हिसाब से तीनों के तीनों प्लेन जो है उनके ऊपर एक समान प्रेशर लगेगा, एक जैसा प्रेशर लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक की तो कंटेनर है, जितना एक्स वाई प्लेन पे लगेगा उतना वाई जेड पे लगेगा, उतना ही एक्स जेड पे लगेगा। तो तीनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि P इज इक्वल्स टू में पी एक्स इज इक्वल्स टू में पी वाई इज इक्वल्स टू में पी जेड। ठीक है, तो अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि P इज इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि ये तीन प्लेन है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं कि भाई P इज इक्वल्स टू में 1/3 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे एम एन अपॉन में ए क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस एम एन अपॉन में ए क्यूब सी वाई स्क्वायर प्लस एम एन अपॉन में ए क्यूब सी जेड स्क्वायर। यहाँ पर एम एन अपॉन में ए क्यूब भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लिया, यानी कि P इज इक्वल्स टू में एम एन अपॉन में 3a क्यूब ब्रैकेट में सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब देखिए ये जो तीन आपके सामने नजर आ रही है सी एक्स सी वाई और सी जेड, ये क्या है? ये तीन वेलोसिटीज है। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो मीन निकलेगा सी स्क्वायर, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। सी को हम लोगों ने 3 में तोड़ा था ना, तो यहाँ टोटल प्रेशर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल्स में 1/3 एम एन अपॉन में ए क्यूब सी स्क्वायर। अब देखिए ये तो एक तरीका है प्रेशर को लिखने का, ये भी फॉर्मूला सही है। यहाँ पर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि स्मॉल m यानी कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाता है? कैपिटल M लिख सकते हैं, इसको टोटल मास ऑफ द गैस लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल M। नीचे ये जो आपका ए क्यूब है ये क्या है? वॉल्यूम है कंटेनर का। ठीक है, तो आप लोग P इज इक्वल्स टू में 1/3 कैपिटल M अपॉन में V C स्क्वायर भी लिख सकते हो। और आपको पता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इसको डेंसिटी में भी लिखा जा सकता है कि P इज इक्वल्स टू में 1/3 यानी रॉ मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका
प्रेशर का वैल्यू। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये जो आपने RMS कहा था, जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा था, तो C इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में रॉ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका RMS यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ये हो जाती है आपके किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर की कैलकुलेशन और साथ साथ उसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन। पहले हम लोगों ने फोर्स निकाला, फिर उसके बाद प्रेशर निकाला, उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है या कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने बहुत सारी गैस डाल दी है, जिसका जो मास है वो कैपिटल M है, जिसको आप स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय n भी लिख सकते हो, जहाँ पर m जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस गैस को रखोगे तो होगा क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स जा करके दूसरे मॉलिक्यूल्स या फिर सराउंडिंग से जा करके टकराएंगे और फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने लिखी भी थी, P इज इक्वल्स टू में 1/3 रॉ मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर, जहाँ पर ये जो रॉ है ये डेंसिटी है पूरे के पूरे आपके कंटेनर की, और ये जो C है ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी कि सभी के सभी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट करती है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसके मॉलिक्यूल्स पर क्या असर पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसे कहा है टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन देखना है हमें। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखिए, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू में 1/3 स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर अपॉन में V, जहाँ पर स्मॉल m जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है, N जो है यानी कि कैपिटल N वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, और V जो है वो टोटल बॉडी का यहाँ पर वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि 1 मोल गैसेस हम लोगों ने डाल दी। अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में लिखते हैं, तो 1 मोल गैस डाल दी और उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू में 1/3 mnc स्क्वायर। ये बात समझ में आती है हमें। ठीक है, अब देखिए, आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू में nRT। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 मोल माना है तो आप लोग कह सकते हो PV इज इक्वल्स टू में RT लिख सकते हो, लिख देंगे। तो PV इज इक्वल्स टू में RT लिख दिया, और ये वाला जो N है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, कैपिटल N है वो नीचे आ जाएगा, तो RT अपॉन में N इज इक्वल्स टू में 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ आइडियल गैस के इक्वेशन का यूज किया है, जिसको आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए, यहाँ पर जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी Ke इज इक्वल्स टू में 1/2 mc स्क्वायर, जहाँ पर आपको जो C है वो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, ये बात पता है हमें। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, RT इज अपॉन में N इज इक्वल्स टू में 2/3 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mc स्क्वायर। देखिए, यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 mc स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो हिस्सा आपका बन जाता है ये क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से इस 2/3 को इधर भेज दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल या फिर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू में 3/2 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन में N मल्टीप्लाई बाय T, जहाँ पर ये जो आपका T है वो टेम्परेचर है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो R है आपका गैस कांस्टेंट है, ये बात आप लोग जानते हैं। N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप इस कांस्टेंट को कांस्टेंट से जब डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा, और इस कांस्टेंट की जो कैलकुलेशन है वो की थी द ग्रेट साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन ने। ठीक है, तो इसलिए उनके नाम पर ये कांस्टेंट बना, और इस पूरे को आप लोग लिख देंगे Kb, यानी कि 3/2 Kb मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल्स टू में Ke ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो Kb होगा वो होगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.380649 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये जूल पर केल्विन की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में 3/2 kBT। तो यानी कि ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये एक एटम की है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करी या मैंने, एक एटम की है, हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल एक ही एटम का हो, तो आपकी
एक एटम की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है। अब यहां से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे 1/2 mc² इज इक्वल्स टू में 3/2 kT। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट, m यानी कि मास ऑफ द एटम या फिर मॉलिक्यूल कांस्टेंट, इधर से 3/2 कांस्टेंट और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट यानी कि c² इज इक्वल्स टू में t। तो आप लोग इसको लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c²। T क्या है? टेम्परेचर है। c² क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर में बढ़ेगी। अब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा कोलिजन करेंगे, और अगर वो ज्यादा कोलिजन कर रहे हैं यानी कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर कम इंटरनल एनर्जी होगी। यानी कि इफ़ ए बॉडी हैव ए हायर टेम्परेचर देन इट्स इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो हायर, एंड इफ ए बॉडी हैज़ ए लोअर टेम्परेचर सो इट्स इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो लोअर। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन है ये क्या है। जब भी किसी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में जब भी हम लोग देखते हैं कि जो गैस पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होता है, या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि बिल्कुल फोर्स नहीं है। ठीक है, और जब आप लोग उस गैस पार्टिकल को या फिर उस गैस को एक कंटेनर में रखोगे तो उसके गैस पार्टिकल क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो उसके मोशन को ही डिफाइन करती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए सिंपल भाषा में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक गैस पार्टिकल है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। ठीक है, और वो जो है मैक्सिमम कितनी डायरेक्शंस के अंदर मोशन कर सकता है? हमें पता है 3 डायरेक्शन के अंदर, या तो एक्स एक्सिस में करेगा या वाई एक्सिस में करेगा या जेड एक्सिस में करेगा। ठीक है, इसके लिए हमने ओरिजिन जो है इस कंटेनर के किसी एक कोने को मान लिया है, समझ गए। तो वो जब मोशन करेगा तो उसका कोई वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, या तो vx होगा, vy होगा और vz होगा। ठीक है, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर वो कितने तरीके से मोशन कर रहा है, यानी कि वो पार्टिकल या तो बिल्कुल सीधे जा रहा है यानी कि ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, या तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। ऊपर मैंने बात करी कि 3 डायरेक्शंस के अंदर 3 वेलोसिटी कंपोनेंट, नीचे मैंने बात करी ये मोशन मतलब कितने तरीके से मोशन करता है, तो दोनों का मतलब एक ही है अगर आप ज्योमेट्रिकली इसका मतलब देखेंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है किसी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को लोकेट करने के काम भी आता है, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बता के। ठीक है, और इसी से पता चल सकता है कि ये किस तरीके का मोशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। हमें पता है कि जो एटम है, ठीक है, एटम 3 डायरेक्शंस में जा सकता है और 3 तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक्स में, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। वहीं ये जो है सीधे सीधे मोशन भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा लीनियर। ये सर्कुलर मोशन भी कर सकता है कुछ इस तरीके से घूम के, और वहीं ये जो है अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से ऑक्सिलेटरी मोशन भी कर सकता है, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन जो यहाँ जाए फिर वापस यहाँ आए, यहाँ जाए यहाँ आए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के मोशन ये कर सकता है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। ये तो बात हो जाती है एक पर्टिकुलर एटम की। अब अगर मैं बात करूँ एक मॉलिक्यूल की, और उस मॉलिक्यूल में मान लीजिए कि 2 एटम्स है जो कि कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस एंगस्टन में हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, उससे लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। अब इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है कि ये कितनी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकता है और कौन कौन सा मोशन कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, जरा सोच के देखिए कि ये बिल्कुल आपके सामने कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है वर्टिकली। अब मैं अगर इसके ऊपर वाले एटम को पकड़ लूं, मतलब इसको मैं स्टेशनरी कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से इस एक्स डायरेक्शन के अंदर आसानी से जा सकता है, मतलब नीचे वाला जो है कुछ इस तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, वहीं ये जो है अंदर की तरफ मतलब जेड डायरेक्शन के अंदर भी कर सकता है। जरा सोच के देखिए, आप लोग इसको 3D में सोच के देखिए कि ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये जेड में भी मोशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाई एक्सिस के अंदर मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाना चाहे इंडिपेंडेंटली तो ये नहीं जा सकता।
नीचे जाना चाहे इंडिपेंडेंटली तो ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, बंधे हुए हैं, तभी तो हम लोगों ने इसको मॉलिक्यूल कहा है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो H2 होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं तो ये एक एलिमेंट तैयार होता है, मान लिया। अब ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है कुछ, हमें पता है कि दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मोशन कर सकते हैं किस किस डायरेक्शन में। अगर मैं ऊपर वाले हाइड्रोजन को पकड़ लूं तो नीचे वाला क्या है, एक्स में कर सकता है, जेड में कर सकता है, बट अगर वाई का करना होगा तो दोनों को साथ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर इसे मोशन करना है तो ये फ्री है, इसको फ्रीडम है, ठीक है। जेड में करना है तो भी इसको फ्रीडम है, लेकिन वाई के लिए इसको फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? देखिए हमें दिख रहा है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर एक जो हाइड्रोजन है ये जा कितना सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 है, क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर जो एटम होता है, ठीक है, वो जगह जगह जा सकता है, मतलब 3 जगह जा सकता है, 3 डायरेक्शन में कर सकता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने एटम है? टोटल है हमारे पास 2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। रिस्ट्रिक्शन कितना है? अब रिस्ट्रिक्शन को आप रिलेशन से भी देख सकते हो कि भाई दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो -1 कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू में 5। यानी कि इस H2 एलिमेंट का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5 है। मतलब ये 5 तरीके से आपको मोशन करके दिखा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूं तो दूसरे वाले को जो है मैं करने की कोशिश करता हूं भाई तो घूम, तो क्या होगा कि वो इस तरीके से घूमते हुए वापस इस जगह पे आ जाए, तो ये ऑक्सीलेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा भी घूम सकता है इसी H के आसपास, तो ये सर्कुलर भी कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये दोनों मिलके आपका लीनियर मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ऐसे मोशन बनेंगे, ठीक है। कुछ नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, वो जब आप लोग इसकी डीप स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने मोशन हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, H2O में 3 एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा कि भाई O के आसपास 2 H हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से मोशन करेंगे, मतलब इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? बहुत सिंपल है कि टोटल एक जो एटम है आपका वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कर सकता है? 3 मल्टीप्लाई बाय आपके टोटल एटम कितने हैं यहाँ पर? 3 है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस दोनों के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितने हैं? वो 2 हैं भाई, एक ये वाला है एक ये वाला है, -2 कर दीजिए। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू में 9 -2 इज इक्वल टू में 7। यानी कि H2O के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 7 तरीके से मोशन कर सकती है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो बना सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स माइनस रिलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, जैसा बॉन्ड बने हुए हैं, -r। मैं इसको r लिखता हूं, कई बुक्स के अंदर इसको q भी लिखा जाता है, कोई और अल्फाबेट का भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन मेरी तरफ से फॉर्मूला बनता है 3n - r। मतलब एक ही है, ठीक है। इस चीज का आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। अब देखिए अलग अलग तरीके के एटम होते हैं, जैसे एक मोनो एटमिक होता है जिसका एक ही एटम हो, जैसे कि मैंने बात कर ली क्रिप्टॉन की, जीनॉन की बात कर लीजिए, आर्गन की बात कर लीजिए, ठीक है। इनका क्या सिंपल एक ही एटम होता है तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक, जैसे कि H2 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, Cl2 हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये Br2। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, 2-2 एटम होते हैं, 2-2 एटम होते हैं तो उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना? 1 है, हमें पता है, -1, तो इनकी 5 हो गई। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक भी होते हैं। ट्राई एटॉमिक कौन से होते हैं? H2O हो गया पानी, इसी तरीके से CO2 हो गया, SO2 हो गया, HCN हो गया। तो आप इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके इन सब का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता लगा सकते हो। ये ट्राई एटॉमिक हो गए, ठीक है। अब याद रखिए हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी की, तो किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम लोग कोई भी, मान लीजिए कि मोनो एटॉमिक या फिर डायटोमिक या ट्राई एटॉमिक कोई भी गैस डालते हैं, अब होगा क्या? होगा ये कि ये इनके मोशन, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जा करके ये कंटेनर से टकराएंगी, ठीक है। उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना। जैसे एक कंटेनर के अंदर एक तो मैं H2 डाल रहा हूं जो कि डायटोमिक है, और एक मैं डाल रहा हूं, मान लीजिए क्रिप्टॉन डाल देता हूं जो कि मोनोएटॉमिक है, तो दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अलग अलग मोशन होगा, और अलग अलग मोशन होगा तो अलग अलग तरीके से प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना होता है इसके अंदर। तो ये हो जाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको समझ में आई होंगी।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर गैस पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी को पढ़ते हैं तो किसी कंटेनर में जब हम लोग कोई गैस मॉलिक्यूल्स रखते हैं, हमें पता है कि वो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रुकेंगे नहीं, उसके एटम जगह जगह जाते हैं, ठीक है, मोशन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। और जब आप लोग इसके अंदर टेम्परेचर देते हो या फिर हीट देते हो, जो भी एनर्जी आप लोगों ने दी है, उसकी वजह से क्या होता है, इनका मोशन तेज हो जाता है और इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जो एनर्जी हम लोग इनको दे रहे हैं, वो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बारे में ये लॉ हमें बताता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो उसका मोशन तेज होगा, वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, और किसी पार्टिकल को अगर कम प्रेशर मिले, मतलब कम एनर्जी मिले, तो वो कम प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये लॉ हमें ये बताता है कि नेचर ने एक अरेंजमेंट किया है कि जब भी आप गैस पार्टिकल्स को कोई एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखिए, एनर्जी पर ही डिपेंड करता है सारा मोशन, जितना भी प्रेशर बनेगा और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे वॉल्यूम हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हीट पर या फिर एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है, लेकिन ये दो लॉ जो हैं, जो इक्विपार्टीशन का लॉ है और ये जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये दोनों बिल्कुल सेम से। ठीक है, अब देखिए, मैंने ये तो कह दिया कि अगर मैं किसी कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनर्जी दूंगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि भैया ये कितने तरीके से मोशन कर सकता है और ये किस किस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करोगे तो वो 3 डायरेक्शन के अंदर कर सकता है। ठीक है, वो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो अब वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी कि कितना एनर्जी मिलता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो देखिए, जब हम लोग काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कर रहे थे, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर में गैस और उसको मैंने टेम्परेचर दिया है, तो पर्टिकुलर गैस एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? वो होती है E इज इक्वल्स टू में 3/2 kT। यहाँ पर K जो था वो था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम लोग R/N भी लिखते हैं। ठीक है, और ये जो T है वो टेम्परेचर है, N जो है इधर अवोगाद्रो नंबर है, याद रखना। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एटम की काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए, हमारे मैकेनिकल वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की देखते हैं वो 1/2 mv² देखते हैं, जहां पर जो एनर्जी है वो मास और उसकी वेलोसिटी से डिपेंड करती है। लेकिन गैस पार्टिकल की स्टडी में क्या होता है, जो भी आपका एटम है उसका जो टेम्परेचर है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के आपकी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक पर्टिकुलर सिंगल एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि हमें पता है वो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। 3 इसके वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, Vx, Vy, Vz। ठीक है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू में 3/2 kT। ये एक पर्टिकुलर के लिए हो गई। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करना है हमें, तो इस 3 को यहां ले जाइए, 3 को यहां ले गया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपकी एनर्जी निकली है, काइनेटिक एनर्जी, वो 1/2 kT निकल के आई है। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझे? ये क्या बोला मैंने कि भाई एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, उसके अंदर एक एटम है। वो जो एक एटम है वो तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है, 3 तरीके से मोशन कर सकता है। तो उस समय जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 kT होगी। लेकिन अब उसको भी मैं तोड़ूं, मतलब एक आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी निकालना चाहूं, तो वो ये निकलेगी 1/2 kT। अब याद रखिए, मोशन कैसा भी हो, भले लीनियर हो, आपका रोटेशनल हो या फिर ऑक्सिलेटरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर फिक्स हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यही एनर्जी होगी। तो अब अगर मान लीजिए कि कंटेनर में आप लोगों ने मोनो एटॉमिक गैस डाली है, जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन होती है, जिसका सिर्फ एक ही एटम होता है, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, ये बात हमें पता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर की कितनी होती है? 1/2 kT। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 kT फॉर मोनो एटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 5। ठीक है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 kT को, तो 5/2 kT। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं। अब ट्राई एटॉमिक 2 तरीके के होते हैं, एक लीनियर होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, और एक नॉन लीनियर होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। दोनों में फर्क क्या है भाई? नॉन लीनियर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि 3 है, ठीक है, 3 रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं आपको,
ठीक है। और जो लीनियर होता है उसमें दो रिस्ट्रिक्शन है ये वाले, तो इसकी वजह से जो नॉन लीनियर है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, 6 होगा, और जो लीनियर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए एनर्जी होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, क्योंकि पर्टिकुलर के लिए 1/2 kT है। 2 से 3 जो 6 है वो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो 3 निकलेगा, तो निकलेगा 3 kT। वहीं लीनियर वाले के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, तो आपका निकलेगा 7/2 kT। ठीक है, ये चीज आप लोगों को मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर समझाई है। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली है, पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल की, क्योंकि देखिए हम लोग कोई सिर्फ एक मॉलिक्यूल डालेंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल डालते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल डालेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप लोग इसको किस में मेजर करते हो, मतलब ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स डालते हैं इसको किस में मेजर करते हो, मोल में करते हो। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बेस क्वांटिटी है, ये बात हमें मालूम है। तो एक मोल जो होता है उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो n है ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, हमें मालूम है, नेचुरल कांस्टेंट है। ठीक है, इसी से मोल को डिफाइन किया हम लोगों ने, मोल बेस क्वांटिटी है। तो ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब हमें पता है कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो K इज इक्वल्स टू में R अपॉन में N होता है, तो R इज इक्वल्स टू में N मल्टीप्लाई बाय K लिख सकते हैं। अब देखिए मोनो एटॉमिक के लिए, पर्टिकुलर एटम के लिए, फिर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जो हम लोगों ने आपने एनर्जी निकाली है वो कितनी है, 3/2 kT है। इस K की जगह अगर मैं NK लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे T ऐसे कैसा रहेगा, और इस NK को मैं R लिख सकता हूं। भाई यहां पर 3/2 RT हो सकता है कि नहीं। भाई मैंने क्या किया है, N का मल्टीप्लाई करके टोटल गैस ले ली है। पहले सिंगल मॉलिक्यूल के लिए था ये, अब मैंने टोटल गैस ले लिया, तो सारे मॉलिक्यूल्स आ गए इसके अंदर, तो 3/2 RT। इसी तरीके से डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा, ये जो N लिखा हुआ है या फिर KT लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हो 5/2 RT। ट्राई एटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर के लिए क्या होगा 3 RT, और लीनियर के लिए क्या होगा 7/2 RT। तो इस तरीके से आप लोगों ने एनर्जी निकाली। ये पहली वाली जो दिख रही है आपको, ये क्या है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए है, और ये जो दूसरी वाली दिख रही है ये पूरी गैस के लिए है। इसके अंदर अब एक नेचुरल कांस्टेंट भी आ गया, कौन सा वाला, एवोगाड्रो। वैसे बोल्ट्जमान भी है लेकिन अब एवोगाड्रो भी आ गया, तो सारी गैस कवर हो गई इसके अंदर। अब यहाँ पे इस लॉ का सिंपल सा मतलब यही है कि आप कोई भी गैस डालो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसके अंदर आप जो भी एनर्जी दोगे, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी वो 1/2 kT होगी। उसके हिसाब से अब मान लीजिए कि आपके मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 है, 7 है, 9 है, या फिर जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको उस मॉलिक्यूल की मिल जाएगी एनर्जी टोटल। ठीक है, उसके बाद उसको आप एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर लो तो आप पूरे गैस के लिए कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल केस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर गैस पार्टिकल्स, या फिर द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पर्टिकुलर मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते थे कि जैसे कोई मटेरियल है उसका हम लोगों ने 1 kg उठा लिया या फिर 1 लीटर उठा लिया मटेरियल, और उसके अंदर हम लोगों ने हीट दी, और जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके पास बहुत सारा दूध पड़ा हुआ है, उसमें से आप लोग 1 लीटर दूध ले लेते हैं और 1 लीटर दूध को गर्म करते हैं, तो जितनी हीट में ये 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा इसका टेम्परेचर, मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैंने इसको गर्म किया और ये 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की इसको जरूरत पड़ेगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ये चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो होता नहीं है। ठीक है, ये अजम्पशंस है, हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक हीट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मटेरियल के लिए हम लोगों ने 1 kg या फिर 1 लीटर उठाया था, जो कि एक बेस क्वांटिटी है, हमें पता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के लिए हम लोग उठाएंगे मोल, क्योंकि जो गैस होती है वो मोल के अंदर नापी जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि एक कंटेनर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस डाल देंगे। मोनो एटॉमिक गैस जिसका एक ही एटम होता है हमें पता है,
और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है। इसलिए एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए जिसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3/2 RT होती है। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो पिछली वीडियो में का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने मोनोएटॉमिक गैस भर दी। अब ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ टेम्परेचर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ठीक है। और 1 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वही मेरी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी कंटेनर में, ऐसे किसी गैस के कंटेनर में जब आप लोग हीट देते हो, हीट का चेंज करते हो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो एनर्जी के अंदर आने वाला चेंज है जो कि आप उसको दोगे। डेल्टा यू जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर आने वाला चेंज है। वह एनर्जी जैसे ही मिलेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना। प्लस पी जो है उसके अंदर का प्रेशर होगा, और जो डेल्टा वी है वो वॉल्यूम है। कभी कभी क्या होता है कि कंटेनर के अंदर हीट देने की वजह से उसका साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा हीट हो जाने की वजह से, तो ये डेल्टा वी इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो देखिए, एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी के लिए होती है, कुछ वॉल्यूम के लिए होती है। लेकिन हमें क्या है, एक फिक्स स्पेसिफिक हीट पता करनी है, तो हमें इस वॉल्यूम को पहले कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें जितनी भी हीट डालो उसका वॉल्यूम बढ़े नहीं, ना ही घटे, बिल्कुल सेम रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना होगा। तो डेल्टा वी को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू में डेल्टा यू। मतलब जो भी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो डायरेक्टली जाके क्या हो रहा है, जितनी एनर्जी आप दोगे उतना ही बढ़ेगी आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया। वही तो हमें करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना। तो देखिए, हम लोग स्पेसिफिक हीट को लिखेंगे CV, जहां पर V जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए CV लिखा है हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू में du अपॉन में dt, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी के अंदर आने वाला चेंज। सिंपल सी बात है, उसी टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो एनर्जी U की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर एनर्जी लिखी है हम लोगों ने, 3/2 RT लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे। तो CV इज इक्वल्स टू में d/dt, इधर ब्रैकेट में 3/2 RT, और इसका जब आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो निकलेगी वैल्यू CV इज इक्वल्स टू में 3/2 अपॉन में R, ठीक है। और ये जो है वो है आपका 1 डिग्री का टेम्परेचर रेज। बिल्कुल सिंपल है। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है 3/2 RT, यहाँ पे T टेम्परेचर है ना, अब T की जगह 1 रख के देख लीजिए कितनी हुई एनर्जी, 3/2 R ही तो हुई। तो हमें पता चल गया कि भाई जो गैस है वो जो है उसका जो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो इसका मतलब उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो होगी CV इज इक्वल टू में 3/2 R। अब देखिए, एक रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू में R। इसका क्या मतलब है, जब आप लोग उस कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तब उसकी स्पेसिफिक हीट यानी कि CP माइनस जब आप उस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, तब उसकी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू में R। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। देखिए, जैसे किसी स्प्रिंग के अंदर आप लोग फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसका एक कांस्टेंट होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K। इसी तरीके से हर गैस का भी एक कांस्टेंट होता है R। इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो ये रिलेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स में जानने को मिलता है। तो यहां से आप लोग CP की वैल्यू यानी कि प्रेशर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकाल सकते हो। CP इज इक्वल टू में CV प्लस R, ठीक है। CV की वैल्यू हमारे पास है ही 3/2 R, तो जोड़िए CP इज इक्वल टू में 3/2 R प्लस R इज इक्वल टू में 5/2 R। तो अब यहां पर आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप CP की वैल्यू 5/2 R माइनस 3/2 R करोगे तो इज इक्वल टू में R ही निकल के आएगा, जो कि गैस कांस्टेंट होता है। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों के पास दो स्पेसिफिक हीट निकल के आ गई। पहली, प्रेशर के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दोगे CP, दूसरी जो आपका वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखोगे तो CV, ठीक है, दोनों आ गई। अब आपको इस पूरे गैस की जो हीट कैपेसिटी है वो निकालनी है, तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, यानी कि CP अपॉन में CV निकाल दीजिए, जिसको गामा भी कहते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोगों में पता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब यहाँ पे गामा की वैल्यू निकलेगी, गामा इज इक्वल टू में CP अपॉन में CV, यानी कि 5/2 R अपॉन में 3/2 R। R से R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 अपॉन में 3 जो है वो निकलेगा 1.67 या फिर 68 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाती है हीट कैपेसिटी मोनोएटॉमिक गैस के लिए,
ठीक है। इसी तरीके से अब मैं निकालता हूं डायटोमिक के लिए। अगर मान लीजिए कि मैं 1 मोल डायटोमिक गैस ले लेता हूं तो इसकी एनर्जी कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 5/2 RT। ठीक है, तो CV इसका निकलेगा 5/2 R, CP इसका निकलेगा 7/2 R और CP/CV निकलेगा 1.4। ये मैंने बिल्कुल डायरेक्टली निकाल दिया है, आपको एक बार चेक करना है। जैसे मैंने मोनोएटॉमिक का निकाला है, आपको डायटोमिक का निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूँ ट्राइएटॉमिक की। अब ट्राइएटॉमिक 2 तरीके के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। ठीक है, तो आपका लीनियर जो होगा उसके लिए जो एनर्जी होती है 7/2 RT होती है। तो इसका जो CV की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 7/2 R, CP की निकलेगी 9/2 R और गामा जब आप लोग करोगे यानी कि 9/2 R अपॉन में 7/2 R करोगे, मतलब इनका दोनों का जो रेशियो निकालोगे तो 1.28 के आसपास निकलेगा। इसी तरीके से जो नॉन लीनियर होता है उसकी जो एनर्जी होती है 3RT होती है। ठीक है, तो CV निकलेगा 3R और जो CP है वो निकलेगा 4R। तो आप गामा की वैल्यू निकालेंगे CP/CV यानी कि 4R/3R, R से R कैंसिल आउट होगा तो 1.33 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो वॉल्यूम को लेके यानी कि CV, प्रेशर को लेके यानी कि CP, दोनों का रेशियो निकाल सकते हो यानी कि हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो पूरी गैस की। तो ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब आपका काम ये है कि डायटोमिक और ट्राइएटोमिक दोनों के लिए आपको क्या है, टेस्ट करना है, मतलब इसका कैलकुलेशन करके देखना है कि मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्या होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। अब देखिए, गैसेस का और सॉलिड और लिक्विड्स का थोड़ा सा केस अलग होता है। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो वो यहाँ वहाँ मोशन कर सकते हैं और जब आप इनको हीट दोगे तो वो जो स्पेसिफिक हीट है वो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वो किस तरीके से मोशन करेंगे उस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले। देखिए, जो गैस पार्टिकल है वो लीनियर मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है और ऑक्सिलेटरी मोशन भी कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से उसकी जो हीट है या फिर एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब आप लोग बात करते हो सॉलिड्स के बारे में तो सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर पूरे सॉलिड बॉडी के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं उनके मोशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे आपके सामने मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मदद से। अब होगा क्या कि अगर मैं इसका मोशन ऑब्जर्व करना चाहूं, अगर मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं और मैं इसके अंदर का मोशन देखना चाहूं, तो क्या ये रोटेशनल मोशन करेंगे? नहीं कर सकते, हमें पता ही अपनी जगह से हिलते नहीं है। ठीक है, या फिर ये लीनियर मोशन करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि जो एक एटम में यहां से चलता हुआ यहां चला जाए? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स के जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो आप मोशन देखते हो वो मेनली ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन को वाइब्रेशन भी कह सकते हो आप लोग। हम कहते हैं ना कि भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि आप जब भी कोई फोर्स किसी सॉलिड के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि वो बहुत छोटे लेवल पर ऑक्सीलेशन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सिर्फ ऑक्सीलेशन पर डिपेंड करता है सॉलिड्स का। तो अब हमें क्या एनर्जी पता करनी है कि एक ऑक्सीलेशन के अंदर इसको कितनी एनर्जी लगती है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यानी कि इस ऑक्सीलेशन में यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो आपकी एनर्जी होती है वो 1/2 kT होती है। ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद ये वापस भी आएगा। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये वापस आएगा, यानी कि एक बार ऑक्सीलेशन में 2 मोशन होते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ, दूसरी बार यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास kT निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक ऑक्सीलेशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो kT लगती है। लेकिन ये जो एनर्जी kT निकली है वो तो एक एक्सिस के लिए निकली है, यानी कि एक्स के लिए निकली है, ऐसा मान के चलते हैं। अब जब आप इसको 3D में देखोगे तो ये ऑक्सीलेशन एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो होगी वो 3 × kT यानी कि 3 kT होगी। भाई मेरे कहने का मतलब समझे आप, एक सॉलिड है उसके ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा फोर्स या फिर कुछ भी अप्लाई करते हो तो होगा क्या कि उसका एक मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शंस में kT एनर्जी के साथ ऑक्सीलेशन कर सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये निकल गई एनर्जी हमारे पास।
अब ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब इसके लिए हम लोग अगर एक मोल ले, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हम लोगों ने एक मोल लिया है, तो एक मोल सॉलिड के लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3n kT। ठीक है, और हमें पता है कि जो n इंटू के होता है उसको हम लोग R भी लिखते हैं, तो इसको R से रिप्लेस करोगे तो फॉर 1 मोल द टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज 3RT। समझ गए आप लोग। अब कुछ नहीं करना है, हमें मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री तक राइज हो जाए, मान लीजिए कि इस वक्त इस सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री है, 1 डिग्री राइज कर दें यानी कि 28 डिग्री राइज करेंगे तो उतनी हीट हमें इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर टी की जगह अगर आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो CV निकल के आएगा आपका 3R। अब याद रखिए जो सॉलिड्स होते हैं उसके लिए हमेशा CV ही निकलता है, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के ही आप स्पेसिफिक हीट निकालते हो, CP या फिर गामा नहीं निकालते हो। ठीक है, वहां पे प्रेशर का कोई रोल नहीं है। तो ये हो जाती है आपके सॉलिड्स के लिए जो है स्पेसिफिक हीट CV में 3R। अब अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, उसके अंदर भी खासकर वाटर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हमें पता है। देखिए अब तक अगर हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे थे, अगर आप लोग बात करोगे निकल की बात करोगे या फिर फेरस की बात करोगे, तो उसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है, हमें पता है। फेरस के एक मॉलिक्यूल में फेरस का एक एटम है। लेकिन H2O में क्या होता है कि 3 एटम होते हैं, पहला H, दूसरा H और तीसरा O। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अगर आप लोग H2O की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो तो वहां पर वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते आप लोग 3n-r, जो कि हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकाला था। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वाटर है उसके तीनों जो एटम है ना H, H, O, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पर मैं मानता हूं कि H, H, O के बीच में आप लोगों को 2 रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, लेकिन एक्चुअली इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है कि इसके कुछ क्वांटम मैकेनिकल रीजंस हैं वाइब्रेशंस को लेके। ठीक है, उसके बारे में भी कभी हम लोग बात करेंगे आगे जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी यानी कि H2O की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर 3 एटम है और एक एटम पॉसिबली 3 डायरेक्शंस में जा सकता है, X, Y और Z। ठीक है, तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू में 9। ठीक है, तो इसका मतलब H2O की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 9, और इसकी पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी वो 9 × kT होगी, क्योंकि एक को लेकर के kT है तो 9 को लेकर के 9 kT हो गई। और वहीं अगर आप इसको मोल में चेंज करना चाहो, एक मोल वाटर के लिए, तो यहां पर K की जगह R लिख दीजिए, जहां पर R जो होगा वो होगा n × K। ठीक है, तो इसका मतलब एक मोल के लिए एनर्जी हो जाएगी 9RT। देखिए वाटर जो है वो एक स्पेशल केस है, इसकी स्टडी अलग से की जाती है, क्योंकि इसके अंदर भले ही 2 बॉन्ड हमको दिख रहे होते हैं लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसके क्वांटम मैकेनिकल रीजंस है, बात करेंगे इसके ऊपर कभी। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए, खासकर वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन फ्री पाथ के बारे में और जो 2 कॉलिजन्स होते हैं उनके बीच के टाइम पीरियड के बारे में। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस है। अब गैस के पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, अब जब वो मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो जाकर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा भी सकते हैं, यानी कि कोलाइड कर सकते हैं, और करते भी हैं। तो जब वो कोलाइड करते हैं, मतलब जहां से वो चलते हैं और फिर दूसरे से जाके कोलाइड करते हैं, उसके बीच का जो पाथ होता है वो मीन फ्री पाथ होता है, यानी कि कॉलिजन से पहले का पाथ मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, उसको L का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो लेंथ का फॉर्मूला, उसका रिलेशन हमें देखना है, और साथ ही साथ 2 कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब एक कॉलिजन हुआ है और दूसरा कॉलिजन होगा, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, फ्री पीरियड, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, उसका भी रिलेशन हमें देखना है। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो कि यहां से यहां इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आगे चल के 2 और मॉलिक्यूल्स हैं और इसको क्या इनके बीच में से निकलना है। तो इसका जो डायमीटर है वो d है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो t मान के चलते हैं, स्मॉल t मान के चलते हैं। तो देखिए जब ये इन दोनों के बीच से गुजरेगा, अगर t की जो वैल्यू है वो इस d से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये बहुत ऊपर ऊपर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो ये तो आसानी से बीच में से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो t है ये d से छोटा है तो 100% कॉलिजन होगा। ठीक है, और इनके बीच का ये जो पाथ होगा यही मीन फ्री पाथ कहलाएगा। और इस मीन फ्री पाथ को हम लोग L लिखेंगे,
ठीक है, और जो L होगा वो होगा 1/n πd²। ये एक रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मीन फ्री पाथ L है वो डिपेंड करता है कि कंटेनर में टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। दूसरा ये है कि अगर दो मॉलिक्यूल सामने हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो कॉलिजन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो कॉलिजन होके रहेगा। तो इसका मतलब जो L है, मीन फ्री पाथ है, वो डिपेंड करता है स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और साथ ही साथ इनके दोनों के बीच की दूरी पे, d पर, ठीक है, डायमीटर जिसको हम लोग कहेंगे। अब अगर हमें इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड निकालना है, t निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए L हमारे पास है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है। इसको अगर हम लोग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू में 1/n πd² तो है ही, इसको v से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो उसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू में v मल्टीप्लाई बाय टॉ या फिर t, जिसको हम लोग कहते हैं। ये t जो है वो टाइम है। तो और अगर आप लोगों को यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, L इज इक्वल्स टू में v मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू रखोगे 1/n πd²v, तो v से v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और L की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, एक तो L की वैल्यू, एक टॉ की वैल्यू। इससे होगा क्या कि ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब देखिए एक चीज और है जिस पर ये डिपेंड करता है, वो ये है कि मॉलिक्यूल कैसा है, ये मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, या कौन सा है, ठीक है। अगर मोनोएटॉमिक है तो सिंपल क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल एक एटम में, सिंगल एटम में घूम रहे होते हैं। मोनो के बाद अगर डाई होता है यानी कि डायएटॉमिक होता है तो दो दो होते हैं, और ट्राई होता है तो तीन तीन होते हैं। उसमें भी अगर नॉन लीनियर हुआ तो कॉलिजन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।